हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था हमने? देखिए लास्ट में रिवीजन में हमने पढ़ लिया था सदिश पढ़ लिया था, बिल्कुल। तो अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सदिश के बाद अगला टॉपिक कौन सा आया था? एक विमीय गति। एक विमीय गति को देंगे एक दिन, फिर प्रक्षेप्य गति को देंगे एक दिन, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, घर्षण, सबको एक एक दिन दे रहे हैं। तो देखिए कितने दिन और बचे हैं? 112 लेक्चर हो गया है। कहाँ तक करना है हमें? 112, 113, 114, 115, 116 और 117। एक विमीय गति को दे देते हैं, ये प्रक्षेप्य गति को दे देंगे, न्यूटन की गति, ये घर्षण, ये कार्य ऊर्जा शक्ति, और लास्ट में वर्तीय गति। ठीक है, तो वर्तीय गति वैसे पढ़ दिए हैं, तो हम इसमें जो एक विमीय गति में थोड़ा और टाइम लगा सकते हैं। तो आज की बात हम करने जा रहे हैं जी एक विमीय गति पर। एक विमीय गति, एक विमीय गति देखो एक लेसन है कि जो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिकों से मिलकर बना है। आपको हर एक बात इसमें अगर डिटेल से पता है तो ही आप काम कर सकते हैं। अब जैसे दूरी, चाल, विस्थापन, बेसिक बातें तो आपको पता ही है। भाई विस्थापन दो बिंदुओं के बीच का निकालते हैं, कोई दो पॉइंट लेते हैं आप, तो विस्थापन की दिशा हमेशा जहाँ से आप चलते हैं, जैसे ओ से पी आपको जाना है तो विस्थापन की दिशा ओ पी होगी, न कि पी से ओ। ओ से पी ये विस्थापन होगा। इनके आप निर्देशांक ले सकते हैं, जैसे ये मैं बोलूँ x2, y2, z2, इसको जैसे मैं बोलूँ x1, y1, z1, तो OP क्या आएगा? OP आएगा जी x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप। फिर इनका परिमाण ले सकते हो आप, समझ रहे हो बात? ठीक है जी। वेग जो होता है, वेग वो विस्थापन बटे समय तो हम लेते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको औसत वेग लेना हो, औसत वेग लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई एक कण चल रहा है, मान लेते हैं यहाँ से x बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर x1 है किसी t1 समय पर, यहाँ पे x2 है किसी t2 समय पर। तो आपको औसत वेग लेना है, मान लेते हैं a से b, तो आप a से b का विस्थापन लोगे ना जी, और a से b का समय लोगे। भाई यहाँ 10 बजे थे, यहाँ मान लिया 10:15 हो गई, तो टाइम तो 15 मिनट हुआ ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? t2 माइनस t1 करना पड़ेगा। और बोलें भाई यहाँ पर आप 1 मीटर थे, यहाँ पर आप 5 मीटर आ गए, यहाँ पे आप 15 मीटर आ गए, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा? 15 में से ये 5 माइनस कर देंगे, यानी क्या आंसर आएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का सदिश बटे में t2 माइनस t1। कोई दिक्कत? औसत सदिश, औसत वेग, और जब भी किसी सदिश का औसत लिया जाता है तो ये तरीका लगाना है सदिश का औसत लेने के लिए। अब देखो जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि कोई मैं विस्थापन आपको देता हूँ s, 2t की पावर 3 प्लस 4t प्लस 2, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, ऐसे है, ठीक है। अब आपको बताना है नंबर 1, वेग बताएं t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, औसत वेग बताएं, औसत वेग बताएं 0 से 3 सेकेंड तक। तो ये दो अलग अलग सवाल हो गए। पहला तो जी सिर्फ वेग बताना है 3 सेकेंड पर। जब एक समय दे रखा हो तो वो वेग नहीं, वो तात्क्षणिक वेग है। सवाल में लिखा नहीं है, हमें अंडरस्टूड है, ये तात्क्षणिक वेग पूछ रहा है।
तो ताक्षणिक वेग पूछ रहा है तो इसको हम इंस्टेंट से ऐसे दिखाते थे, ताक्षणिक वेग, तात्क्षणिक, और इसको हम क्या बोलते थे, अवकलन करना है जी, बस ये होता था ताक्षणिक वेग। तो अब अवकलन करना है तो देखो d/dt, s का मान रखो, s कितना आएगा 2t² प्लस 4t प्लस 2, तो कितना आएगा देखो, 2 को बाहर ले लिया t² का 2t, 4 को बाहर ले लिया t का 1 और 2 नियत का क्या हो गया जी 0। v का मान आया जी 4t प्लस 4, v का क्या मान आया बताओ 4t प्लस 4, और t की जगह आप कितना रख दो, t की जगह आप 3 सेकंड रख दो, t की जगह आप 3 सेकंड रख दो, तो आंसर आ जाएगा जी 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, ये ताक्षणिक वेग आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब औसत वेग हो 0 से 3 सेकंड, औसत वेग हो 0 से 3 सेकंड, तो औसत वेग का फार्मूला तो आपको वो बताया था जी मैंने, एक बार x2 एक बार x1, तो वो लेने से पहले आप देखो पहले x1 x2 निकाल लो, यानी मैं कहूँ s आपको ये दे रखा है 2t² प्लस 4t प्लस 2, ये t है। अब आप पहले t1 टाइम लो 0 सेकेंड, उस पर मान लेते हैं आपको s1 मिलता है, 0 पुट करो सबकी जगह, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना आया बोलो 2 आया। फिर अब दूसरा टाइम लो, तो फिर आप दोबारा पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 पुट किया, 3 पुट किया, तो दूसरा विस्थापन क्या आया, दूसरा विस्थापन आया जी 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, 12 और 2 18 और 2 20 और 10 30 और 2 32। अब आया जी औसत वेग, s2 माइनस s1 बोल दो बेशक, या t2 माइनस t1 बोल दो। s2 कितना 32 और s1 कितना 2, t2 एक समय का 3 है और एक समय 0 है, 32 माइनस 2 30/3, आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। औसत वेग आया 10 मीटर पर सेकेंड और ताक्षणिक वेग आया 16 मीटर पर सेकेंड। दोनों बातें अलग अलग है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। तो अगली बात देखिए, अगली बात क्या है, वेग, वेग, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल, ये एक पॉइंट पर परिभाषित होती है। देखो देखो औसत को आप छोटा पार्ट कर दो, वही ताक्षणिक है। देखना भाई, एक वस्तु यहां से यहां जा रही है, आप समझ रहे मेरी बात, ये यहाँ पर t1 समय, ये यहाँ पर t2 समय है, यहाँ पर ये x1 है और यहाँ पर ये x2 है। औसत तो आपने इसे निकाला, x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। ताक्षणिक क्या होगा, एक क्षण, भाई बिल्कुल बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, बहुत छोटा सा पार्ट लिया, तो छोटा सा पार्ट लिया तो यहाँ तो समय में अंतर तो हो रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इस समय को dt बोल दिया। x भी दूरी थोड़ी सी बदल रही है, इसलिए मैंने इसको dx बोल दिया। तो यहाँ पे औसत वेग क्या आया, यहाँ पर औसत वेग क्या आया, dx/dt। समझ रहे हो। आपको यहाँ पे औसत चाल पूछता तो भी यही आती, औसत, वो सॉरी औसत चाल नहीं, ताक्षणिक चाल, ये औसत नहीं है यहाँ पर, ये ताक्षणिक है, इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस वेग और इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक चाल, ये है जी, ये है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग का परिमाण,
ताक्षणिक चाल के परिमाण के बराबर होता है। ताक्षणिक, भाई आप कहीं पे भी गति कर रहे हो, देखो जैसे सरल रेखा की बजाय आप कहीं और गति कर रहे हो, मान लेते हैं, मैं इसको ऐसे दर्शा देता हूं कि आप यहां से ऐसे गति कर रहे हो, ठीक है। तो इस बिंदु पर आप आएंगे तो इस बिंदु पर यहां पर आप देखेंगे तो ये dx हो गया और समय ये dt हो गया, ठीक है। ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल परिमाण में बराबर होते हैं, परंतु क्या औसत वेग तो इन दोनों के बीच की सीधी दूरी निकालेगा जी। भाई वेग को तो क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, लेकिन दूरी ये थोड़ी होगी, दूरी तो ये होगी जिस रास्ते पे ये चला है। दूरी यहां पर क्या है, दूरी बड़ी है जी, किससे, विस्थापन से। तो आप कहेंगे औसत चाल का परिमाण और औसत वेग का परिमाण बराबर नहीं है। औसत चाल और औसत वेग का परिमाण बराबर नहीं है, परंतु ताक्षणिक चाल, भाई ताक्षणिक चाल तो कहीं पर लो एक बहुत छोटा सा भाग, ये भी मैंने बड़ा दिखाया है, बहुत छोटा सा क्षण होता है। बड़ी बात थ्योरेटिकल में लिखवाओ, लिखो गति के दौरान भाई सरल रेखा में हो या घूमती गति हो, कैसे भी गति हो, गति के दौरान ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल का परिमाण हमेशा बराबर होगा, परंतु औसत वेग और औसत चाल का परिमाण बराबर नहीं होगा जी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई पूछ सकते हैं। अगली बात क्या, देखो अगली बात है जी कि ताक्षणिक वेग बता दिया, ताक्षणिक चाल के बारे में बात बता दी, बेसिक चाल। क्योंकि अगर आपको दूरी और विस्थापन दे तो ये फार्मूला लगाना है जी, dx/dt। ताक्षणिक में तो यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब अगली बात आती है जी कि त्वरण को आप a से दर्शाते हैं। त्वरण वेग बटा समय नहीं होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। परिवर्तन कैसे लेते हैं, परिवर्तन लेते हैं अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ऐसे लेते हैं जी, समझ गए। अब बात यहाँ पे ये आती है जी कि त्वरण की दिशा किधर होगी, वेग की दिशा किसकी दिशा में होती है बताओ, विस्थापन की दिशा में। वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होगी, नहीं, वेग के परिवर्तन डेल्टा v की दिशा में होगी, न तो आरंभिक वेग की दिशा में न अंतिम वेग की दिशा में, बल्कि एक वेग का परिवर्तन आएगा, दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, उसकी दिशा में होगी त्वरण की चाल। त्वरण एक अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। अगर देखें हमें औसत त्वरण लेना होता है, औसत त्वरण एक होता है ताक्षणिक त्वरण, ताक्षणिक त्वरण तो है जी किसी क्षण पर
वेग में परिवर्तन ले लीजिए, किसी क्षण पर वेग में परिवर्तन ले लीजिए। औसत त्वरण क्या होता है? औसत त्वरण होता है जी कि दो वेग का अंतर लीजिए, दो समय का अंतर लीजिए। परिमाण पूछे तो आप परिमाण लगा दीजिए, तो ये फार्मूला बन जाता है T2 माइनस T1, कोई टाइम ले सकते हो आप। ये फार्मूला बन जाता है ए के वेग का स्क्वायर बी के वेग का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कोस थीटा। ये आता है जी औसत त्वरण। कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई हो? ठीक चल रहे हैं? बिल्कुल जी। अब आगे की बात देखिए। अब बात ये आती है जी कि त्वरण के बाद आपको जो गति के समीकरण आती है उन पे ध्यान रखना होता है। यहाँ पर वेग को चिन्ह के साथ रखते हैं। देखो जैसे कॉमन एक छोटा सा सवाल आता है, गाड़ी ने यू मोड ले लिया, 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही थी और यू मोड ले लिया है, तो त्वरण आएगा क्या या मंदन? मंदन आएगा। क्या चाल बदली? बहुत छोटे से क्षण के लिए हल्की चेंज हुई होगी, वह कि सेम आ गई। इसको मैं आरंभिक चाल बोलूँ V1, इसको मैं अंतिम चाल बोलूँ V2। दिशा विपरीत है तो इसको किसके साथ लेना पड़ेगा? माइनस के साथ। क्या आएगा? V2 माइनस V1 आवर टाइम। गाड़ी ने यू मोड ले लिया 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 सेकंड में। 5 सेकंड लगाए गाड़ी ने, बस 5 सेकंड लगाए, तो V2 माइनस V1 अपॉन टी कितना आएगा बताओ? टाइम कितना लिया जी? 5 सेकंड। V2 कितना है? माइनस 20, और V1 कितना है? वो भी 20 है। तो त्वरण कितना है? माइनस 40/5, दैट इज माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान आ गया है माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन? आप ये नहीं समझें कि 20 माइनस 20 काट दें, जीरो कर दें, त्वरण जीरो हो गया। नहीं, ये प्लस का लेंगे तो इसको आपको माइनस का लेना ही पड़ेगा। कोई कन्फ्यूजन? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। बढ़ते हैं जी आगे। अगली बात, त्वरण के बाद अगली बात स्टार्ट होती है जी गति के समीकरण। गति के समीकरण जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। बस मेन बात जो है कि ये सारे विस्थापन होते हैं। वेग, त्वरण, आरंभिक वेग, त्वरण, वेग होते हैं ये। और ये भी आप ले सकते हो u प्लस ए बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। 1 सेकेंड की दूरी बोलें या विस्थापन बोलें, कोई सा भी बोल सकते हो आप इसको। ये 1 सेकेंड का है, इसको हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड की दूरी, यानी अनंत सेकेंड, अनंत 1 सेकेंड, अनंत 1 सेकेंड की दूरी है ये। अनवें सेकेंड में कितनी दूरी तय करी? ठीक है। गति के समीकरण ये तभी लगेंगे जब त्वरण नियत हो। जब त्वरण नियत हो तो ये लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। देखो एक सवाल समझाता हूं, लिखेंगे। लिखो, एक वस्तु का त्वरण, एक वस्तु का त्वरण 2t है यदि उसका आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड हो तो 5 सेकंड बाद वेग बताएं। तो 5 सेकंड बाद वेग बताएं। क्या फार्मूला लगाओगे बताओ? डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे आप तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अंतिम वेग निकालना है। आरंभिक वेग कितना है 10, त्वरण कितना है 5 t, और गुणा में क्या है t। 5 t की जगह कितना रखोगे, नहीं त्वरण कितना था 2t, 2t गुणा t, t स्क्वायर। अब t की जगह मान रखोगे 5, 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 और 10 है 60। ऐसे करोगे तुरंत गलत होएगा ये। क्यों क्यों गलत हुआ भाई? आपने फार्मूला, आपने गति के समीकरण लगा दिए। क्या त्वरण नियत है? क्या त्वरण नियत नहीं है। त्वरण देखो समय के साथ बदल रहा है। त्वरण में t आ गया 2t, 3t, 4t, तो क्या करना पड़ेगा, गति a बराबर 2t। ये देखो ये समय पर निर्भर कर रहा है। त्वरण नियत नहीं है, त्वरण नियत नहीं है, तो गति के समीकरण नहीं लगेंगे। गति के समीकरण नहीं लगेंगे। त्वरण नियत नहीं है जी, गति के समीकरण तो नहीं लगा सकते। तो क्या करो, तो आप ये लगाओ फार्मूला a इक्वल टू dv बाई dt, और dv इक्वल टू a dt। ठीक है, आरंभिक वेग से अंतिम वेग सीमा लगा दो। dv का आ गया जी v, u से v, a का मान रखो, a का मान क्या था 2t, और साथ में लगा दो dt। 2t की घात कितनी है 1, तो t की घात 2/2, समाकलन कर दिया। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बताया था कल की क्लास में। v माइनस यू, अंतिम वेग चाहिए। आरंभिक वेग कितना 10, 2 से 2 काट दो t स्क्वायर। v माइनस 10 कब तक काम करना है बोलो, कब तक काम करना है, 5 सेकंड तक काम करना है। t की जगह 5, तो कितना उत्तर आया बोलो, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 10, आंसर 35 मीटर पर सेकंड। और ये क्या बता रहा था 60, समझ गए, इसलिए ये गलत है और ये सही है। बात समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गति के समीकरण आप तभी लगाएंगे जब त्वरण नियत हो। यहाँ पर त्वरण नियत कहीं पे नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर गति के समीकरण हम नहीं लगा सकते। एनी कन्फ्यूजन? ठीक है जी। अब एक सवाल और करवाता हूँ, देखो लिखो क्वेश्चन। एक वस्तु 30 मीटर पर सेकंड से चलती है, ठीक है, उसका मंदन, मंदन होता है जी ऋणात्मक त्वरण, उसका मंदन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मंदन है जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे सवाल क्या होगा देखो, हाँ देखिए सवाल यहीं पे लिखवा देता हूं मैं। वेग कितना लेते हैं वस्तु का, वस्तु का वेग मैं 20 मीटर पर सेकंड ले रहा हूं, 30 नहीं मैं 20 ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। तो अब बात कहाँ पे आती है देखो, उसका मंदन ले लेता हूं मैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आते हैं जी, बात है इसको 4 की जगह है, इसको 8 ले लेते हैं, मंदन काफ़ी ज़्यादा मंदन ले लिया।
तो 3 सेकंड में तय दूरी तथा विस्थापन बताइए। तीन सेकंड में, 3 सेकंड है, ये ध्यान से पढ़ना। 3 सेकंड में तय की गई कितनी दूरी होगी और कितना विस्थापन होगा, ये बताना आपको। ठीक है, तो कोई बच्चे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे जी, v = u + at। u कितना 20, a - 8 और 3 सेकंड। ना ना ना, v थोड़ी निकालनी थी, वो ये फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, s = ut + ½ at²। u कितना 20 कितना सेकंड, 3 सेकंड। a कितना -8 कितना सेकंड, 3 सेकंड। तो कितना आया, 20 दूना 40, 20 × 60, और ये कितना होगा जी, कैंसिल होगा तो -4 और 9, और ये होगा 60 - 36। ठीक है, ये आएगा 24 मीटर। लेकिन ये क्या आया, ये दूरी आई है कि विस्थापन आया है? जैसे तो फार्मूले में तो विस्थापन होता था ये। अब इसको चेक करते हैं जी हम, ये जो आया है वो क्या आया है। तो देखिए, तो बात समझिए। बात ये कि जी सबसे पहले तो ये देखिए, जब मंदन दे रखा हो, खासकर जब मंदन दे रखा हो, तो सवाल समझ जाना थोड़ा अच्छा सवाल है। v = u + at। मैं ये देख रहा हूँ वेग कब 0 हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कितने टाइम में उसका वेग 0 हो रहा है। 20/8, 20/8 ये टाइम है, यानी टाइम कितना 10/4, 5/2, यानी 2.5 सेकंड में उसका वेग 0 हो जाएगा। 2.5 सेकंड में तो गाड़ी जाके रुक गई। आपसे पूछा है जी 3 सेकंड में, तो कैसे करेंगे? जब मंदन होता है तो गाड़ी आगे जाएगी, तो रुकेगी, तो फिर वापस आएगी। वो देखो ऊर्ध्वाधर बढ़ती गति। अभी जस्ट इसके बाद लेते हैं, अपने वस्तु को ऊपर फेंका, वो वस्तु ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, यहाँ पर वेग 0 हुआ, फिर वस्तु वापस नीचे आती है जी, समझे? तो बात ये जी, आपने यहाँ से इसको फेंका, कितने से, मतलब 20 मीटर/सेकंड से चला, 2.5 सेकंड मान लेते हैं यहाँ पे हो गया, और इसका यहाँ पर वेग 0 हो गया। वेग 0 हो गया, फिर ये वापस मुड़ा जी, और अब मान लेते हैं 3 सेकंड यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, ये 2.5 सेकंड है, यहाँ पे मान लिया 2 सेकंड था, यहाँ पे 3 सेकंड था, यहाँ 2.5 सेकंड था, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड था, यहाँ पे 0 सेकंड था। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सी बातें आ रही है। दूरी निकालने के लिए आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा जी x1 पूरा, और फिर आपको ये निकालना पड़ेगा जी x2। अगर आप x1 x2 को जोड़ देते हैं, x1 x2 को जोड़ देते हैं तो आएगी दूरी, और माइनस कर देते हैं तो आएगा विस्थापन। ये आएगा विस्थापन, और ये आएगी दूरी x1 + x2। अब x1 x2 कैसे आएगा, इस पर काम करते हैं। x1 आएगा ut, वही फार्मूला ½ at² वाला। u कितना 20, कितना टाइम 2.5 सेकेंड, ½ a कितना 8, 2.5 सेकेंड। ठीक है, कितना आया जी 25 दूना 50 हो गया, ये तो -4, 25 का स्क्वायर 6.25, 50 माइनस कितना आया जी 25 मीटर आया। x1 का मान आया जी 25। ठीक है, एक माइनस करना है और यहाँ प्लस करना है। अब x2 और आ जाए, x2 कैसे आएगा, यहाँ पर इसका वेग 0 हो गया था, अब ये वापस इधर चल रहा है। कितनी सेकंड चल रहा है, यहाँ से चला 0 सेकंड से 1 सेकंड हुई, 2 सेकंड हुई, 2.5 हुई, और वापस यहाँ गया 3 हो गई सेकंड। तो कितना मान आ गया जी, इसका मान आ गया जी आधे सेकंड तक चला। ut + ½ at²,
आरंभिक वेग कितना है 0, अब 0 से चल रहा है जी, और ये जो ये 8 ही रहेगा भाई, आप कह रहे हो इधर -8 था तो इधर ये प्लस हो जाएगा, ऐसा कह सकते थे। 8 और t², टी की जगह कितना रखो 0.5 सेकेंड काम किया हमने, 2.5 सेकेंड यहाँ थी। अब जैसे ही आपकी गाड़ी मुड़ी और वापस टाइम स्टार्ट हो गया, 4.5 का स्क्वायर 0.25 यानी कितना 1 मीटर, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये आएगा जी 24 मीटर और ये आएगा 26 मीटर, यानी विस्थापन आपने निकाला वो सही था जी 24 मीटर, लेकिन दूरी है वो 26 मीटर है। कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा सवाल था। फिर जब आपको मंदन दे रखा हो तो आप सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा के करें, ध्यान रखना इस बात का। अब आती जी ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर जो गति होती है, ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति नहीं, ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति नहीं, ऊर्ध्वाधर एक विमीय गति। तो उसमें हम ये सारे केस पढ़ते ही हैं। केस 1 आता है, किसी वस्तु को u0 से आप वस्तु को छोड़ते हैं, वस्तु यहाँ नीचे आती है, बस फार्मूले याद रखने होते हैं। h ऊंचाई से छोड़ा √2gh अंतिम वेग हुआ, पहुंचने का समय क्या आया √2gh, √2h/g। दूसरा, वस्तु को धरातल से फेंका, u वेग से वस्तु ऊपर गई और फिर नीचे आई, उच्चतम बिंदु पर वेग 0, ऊपर जाने का समय t1 और वापस आने का समय कितना है t2। ठीक है, तो t1 कितना होगा u/g, t2 भी कितना होगा u/g, दोनों समय बराबर होंगे। आवर्तकाल कितना होगा, इन दोनों को t बोल सकते हो आप। आवर्तकाल क्या होगा 2t, यानी 2 टाइम्स ऑफ u/g। u से आपने फेंका है तो अंतिम वेग भी कितना होगा u होगा। कितनी ऊंचाई तक गया u²/2g, कितनी ऊंचाई तक गया h ऊंचाई तक गया u²/2g। ठीक है, अगला केस आता है जी कि हम किसी ऊंचाई से ऊपर फेंक दें। h ऊंचाई का एक भवन था, वहाँ से हम u वेग से फेंक रहे हैं, h ऊंचाई से भी वस्तु ऊपर जाएगी, वस्तु ऊपर गई और फिर वस्तु नीचे आएगी। ये कोई स्मॉल h ऊंचाई है, तो स्मॉल h ऊंचाई कितनी आएगी u²/2g। टोटल ऊंचाई पूछ ले, दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर वेग क्या हो गया है 0 हो गया है जी। अंतिम वेग वही जी √2gh, √2gh छोटा बड़ा वही फार्मूला सेम √2gh। मेन काम क्या है यहाँ पर, मेन काम है जी यहाँ का आपको आवर्तकाल निकालना। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखिए, ऐसे लगाइए ut + ½ at²। ये y दिशा का विस्थापन है, y दिशा में लगा दीजिए। y दिशा का विस्थापन ये कितना है जी -h है। आप ये देखो वस्तु ऊपर गई है, y दिशा का विस्थापन, वस्तु ऊपर गई है, पहले h आया, फिर ऊपर गई, फिर स्मॉल h आया, फिर वस्तु वापस यहाँ तक नीचे आई माइनस का स्मॉल h, फिर और नीचे आई, यानी कितना हो गया, नहीं वस्तु यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, ये h कैसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुई है, +h वापस नीचे आया, -h और नीचे आया, तो y दिशा का विस्थापन कितना हो गया जी -h। uy कितना है ut½ ay कितना है -g × t²। बस यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
कितना आएगा माइनस एच, 2 से गुणा कर दो, 2 2ut और gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस में 2h बराबर, प्लस में या माइनस में, माइनस में, gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। बस यहाँ से आप फार्मूला बना लो जी, द्विघात समीकरण बन गई। क्या फार्मूला बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c। तो क्या फार्मूला मिला, फार्मूला मिल गया जी 2u प्लस माइनस 4 को बाहर लो, u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2a होता है ना, 2 काट दो तो फार्मूला है जी u प्लस माइनस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। हाँ, मेन बात यहाँ पर ये थी कि जी आप ऊपर फेंक रहे हो भाई u प्लस का है, तो अगर आप ये तो ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं, यही आंसर आएगा जी। बात समझो मेरी, ठीक है। अब ये तो था किसी ऊंचाई से ऊपर फेंकना। अब मैं कह रहा हूँ अगली बात ये आ जाती है, मान लेते हैं किसी ऊंचाई से नीचे फेंक देते हैं तो क्या फार्मूला होगा। और इन पे जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं, जिसको फार्मूला याद हो वो क्वेश्चन कर देता है। सापेक्ष गति तो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि सापेक्ष गति तो आज नहीं होगी। हाँ, अगली बात मैं ये बताऊं कि मान लेते हैं आप किसी ऊंचाई से हो, h ऊंचाई से, और आपको ने वस्तु को नीचे फेंक दिया जी u वेग से, तो क्या होगा बताओ। अब y दिशा का विस्थापन ये प्लस का आ जाएगा जी, और ये भी प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ गया तो ये भी प्लस का आ जाएगा, ठीक है। gt स्क्वायर प्लस में 2ut, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ साइन माइनस आ जाएगा जी। बस यही परिवर्तन है, बाकी और कोई अंतर है ही नहीं जी। अंतिम वेग क्या, वही √2gh, उड्डयन काल ये हो गया, समझ गए। और बात बताइए। और बात तो बस इसी में यही है कि जी आपको आपने देखा अंतिम वेग सबका बराबर था, एक छोड़ रहे हैं, अंतिम वेग ये नहीं होगा, सॉरी, अंतिम वेग ये √2gh नहीं होगा, अंतिम वेग होगा u स्क्वायर प्लस 2gh, ये होगा अंतिम वेग। और जब आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो तब भी, जो लास्ट केस में अंतिम वेग बताया कि नहीं, देख लेना आप, u से फेंक रहे हैं तब भी अंतिम वेग ये होगा u स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ, जब आप छोड़ते हैं 0 से वस्तु को, 0 कर दीजिए इसको, तो आएगा √2gh, समझो बात। जब आप छोड़ते हैं तो आंसर √2gh आएगा, ठीक है। अब आपको बात बताऊं, देखो कई कॉमन बातें होती है, देखो कि वस्तु को आपने ऊपर फेंका और वस्तु ऐसे नीचे आई, ये 2 समय होते हैं जी जहाँ पर बराबर हाइट होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से यहाँ का समय t1, t2 यहाँ से यहाँ का पूरा समय जी, और h कोई ऊंचाई है, h अधिकतम ऊंचाई नहीं है, h कोई भी एक ऊंचाई है। तो यहाँ पर 2 समय आएंगे जी, t1 t2। t1 भाई समान ऊंचाई पर 2 अलग अलग समय, समान ऊंचाई पर 2 अलग अलग समय, t1 और t2। सेम इसी तरीके से हल करेंगे, y दिशा का विस्थापन h हो गया, ठीक है, और ये h ले लेंगे, इसकी जगह नेगेटिव आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, देखो ut हाफ gt स्क्वायर, बस इससे हल कर दीजिए।
तो क्या आएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut और 2h बराबर 0। टी क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ये इधर लाएंगे, ये इधर लाएंगे और ये इधर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन जी। तो बस अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो दो फार्मूले बनेंगे, अपॉन 2g, 2 कैंसिल कर देंगे तो फार्मूला मिलेगा जी u एक में माइनस एक में प्लस, t2 में प्लस क्योंकि t2 समय ज़्यादा है, u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, अपॉन जी। ये दो समय है जी, t1 t2, बस इन दो समय का ध्यान रखना, t1 समय यहाँ तक का, t2 समय यहाँ तक का। अब दोनों का समय अंतराल ले सकते हो, दोनों से उड्डयन काल लोगे, उड्डयन काल क्या आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 दोनों का उड्डयन काल आ जाएगा जी, ठीक है। h निकालना हो तो h का सूत्र आ जाएगा हाफ जी t1 t2। ये फार्मूले हैं, याद रखने हैं आपको। दोनों का समय अंतराल पूछे, दोनों का समय अंतराल, समय अंतराल पूछे तो वो क्या आएगा, समय अंतराल t2 माइनस t1, t2 बड़ा है ना जी भाई, t2 समय क्या है, यहाँ से यहाँ तक का समय है t2, और t1 तो यहाँ से यहाँ तक का ही है बस, ठीक है जी। तो आज आप क्या करें, आज आप एक भी में गति से जुड़े हुए जो सवाल हैं कॉपी जरूर पढ़ दें, सारे सवाल तो नहीं कर सकते हैं, मैं रिवीजन में बस इतना ही कहूँगा कि जिस दिन मैं जिस टॉपिक का रिवीजन कराऊँ, आप उस दिन में जितना मैंने पहले आपको लिखाया था वो कॉपी आप अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं फिर आपको एक ही बात कहता हूँ, बेटा अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपने क्या पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। और रिवीजन बिल्कुल आखिरी दिन नहीं होता है। आप 11th क्लास में हो, आप सोच रहे हो 11th पढ़ लें, अगले साल आप 12th पढ़ लें और फिर नीट का पेपर देने जाएँ तो 5 दिन पहले रिवीजन कर लेंगे। 11th की रिवीजन साथ साथ रखिए, फिर 12th अगली साल आएगा फिर उसकी रिवीजन साथ साथ रखिए, ताकि लास्ट में जाते टाइम कोई दिक्कत ना हो। 90% बच्चों की, 90%, सिर्फ 10% बच्चे होते हैं जो साथ साथ रिवीजन कर लेते हैं। 90% बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर पूरी साल बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन पेपर के टाइम रिवीजन नहीं कर पाए, तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। रिवीजन करिए इसको, इसलिए मैं साथ साथ आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि आप थोड़ी सी बात को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।